ये जो हमारी क्लास है इसकी अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये आपको जो है वो कल इसी ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी नए लोग हैं, कहीं से भी ज्वाइन किया है अलग अलग ग्रुप से, उन सब लोगों को मैं चैट बॉक्स के अंदर जो है वो एक मैसेज दे देता हूँ, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का। उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अभी क्लास को प्रारंभ करेंगे। और आप सब लोग जो है मुझे जानते होंगे, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है मेरे से कुछ ना कुछ ज्योतिष में चीजों को देखा ही होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, www.shivayastrologer.com। और मैंने कई सारे कोर्सेज कराए हैं अलग अलग जगहों पे। तो इसलिए वैदिक ज्योतिष, कृष्ण मूर्ति पद्धति, वास्तु, केपी, पंचांग, बहुत सारे कोर्सेज कराए हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे से कोर्सेज किए हैं। तो आज हम जो है वो वैदिक ज्योतिष के अंदर कुछ टेक्निकली चीजें बता रहा हूँ फलादेश करने के लिए। ठीक है, अपना जो है वो ये आज हम बात करेंगे ना, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा इस लेवल को कह सकते हैं, या अपन अच्छी लेवल पे बात करेंगे जिससे कि आपको सबको लाभ मिलता रहे। तो नमस्कार सब लोगों का, और आप सब लोगों का सादर अभिनंदन करता हूँ। 9 बजे का अपन ने टाइम लिया था और अपन 9 बजे से प्रारंभ करेंगे। तो जो भी लोग जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, जो भी जो है, यानी कि चाहे वो अपने ग्रुप से हो, मेरे पुराने बैचेस से हो, चाहे वो कहीं और से भी हो, तो उन सब लोगों के लिए मैं कह देता हूँ कि चैट बॉक्स के अंदर हमने जो है वो एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। ये जो अपन आज जो पढ़ेंगे वो भी, तो अपन नया क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, मेरे जो भी सारे कोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे फलित ज्योतिष के कोर्सेज हैं। फलित ज्योतिष का मतलब है कि फलादेश करने वाले, ठीक है ना। यानी कि हम इस सारे कोर्सेज के अंदर अपन फलादेश कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसा ना सोचिएगा कि हम इन कोर्सेज को करने के बाद कोई फलादेश नहीं कर सकते या कैसा, क्योंकि ये कोई बेसिक नहीं है, ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो इसमें जो नए लोग हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, जो लोग इसके अंदर नए नहीं हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और वैदिक ज्योतिष की जो पकड़ है, वैदिक ज्योतिष के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष की जरूरत क्यों है। ज्योतिष की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है ना, तो देखिए, हम सब लोग देखते हैं कि हमारा जीवन एक नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने के बाद भी हमें जो है परिणाम नहीं मिलता। यानी कि, और हम एक चीज देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो मेहनत कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बार बार जो अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भाग्य, मेहनत के साथ भाग्य भी काम करना जरूरी है। तो भाग्य को हम कैसे पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात है, भाग्य की कोई खुशबू नहीं आती है। भाग्य जो है हमें रात को सोते हुए सपने में नहीं आएगा। भाग्य को जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और कैसे, इसके लिए हमें जरूरत होती है ज्योतिष ग्रंथ की। और ज्योतिष जो ग्रंथ है उसके अंदर हमारे शरीर को, ये एक चीज आप देखिएगा, ये कोई वो आकाशीय ग्रह नहीं है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को, साथ में हमने जिस समय जन्म लिया इस पृथ्वी के ऊपर, उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके हमारा एक जो भी जीवन शैली है उसको निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो हमारे शरीर में ही सारे के सारे 9 ग्रह विद्यमान है। अभी मैं आपको स्लाइड शो के माध्यम से दिखाता हूं। तो हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर ही हमारे सारे के सारे नौ नवग्रह जो हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे नवग्रह होते हैं, इन नवग्रहों के द्वारा हमें अपने जीवन के सारे के सारे जो नए पुराने चीजें मिलती रहती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारे, जो हम वैदिक ज्योतिष में कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिष का अनुभव लेके रखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए कुछ एडवांस चीजें जो उनके फलादेश में बहुत अच्छी और जो है करीबी से रिजल्ट लेके आए, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाए के रखेंगे। आज मैं आपको 2 या 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके फलादेश में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, एक तो मैं आपको 60 शक्ति के कुछ चरणों के बारे में बता दूंगा। दूसरा कि मैं आपको एक तारा के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। और आपको जो है वो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अष्टक वर्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
और हमारे जो भी क्लासेस, क्योंकि आप ये जो फ्री क्लासेस ले रहे हो, आप जो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप मेरे को दे रहे हो, आपको उसका कुछ न कुछ फायदा मिलना चाहिए, ये मेरा एक ध्येय होता है, ठीक है। तो जो भी लोग यूट्यूब लाइव से भी जुड़ रहे हैं या फिर कहीं से भी जुड़ रहे हैं, उन लोगों को मैंने बता दिया है। जो लोग यूट्यूब से हैं उनको जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें ही जूम जूम का भी आपका लिंक है, तो उस वहां से डायरेक्टली जूम पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है उन लोगों के लिए चैट बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी स्क्रीन को एक शेयर कर देता हूँ। तो कौन सा सॉफ्टवेयर अपन यूज कर सकते हैं, क्या चीज है, उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं बारीकी से, ठीक है। रिकॉर्डिंग अपनी क्लास की हो रही है, आप सबको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, परंतु रिकॉर्डिंग में वो चीज नहीं मिल सकती जो हम आप सब मिल के कर सकते हैं, यानी कि Q&A सेशन, यानी कि डाउट सेशन। अगर अगर आपको कोई भी डाउट होता है आज के पढ़ाई अनुसार, तो आप उसको Q&A के अंदर आराम से पूछ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, फ्री का क्लास है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि उसमें कुछ नहीं होगा, बहुत अधिक लाभ आपको रहने वाला है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। मैं लगभग जो है वो लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ इसमें, 10 साल के लगभग हो गया मुझे, है, ठीक है, यानी कि ज्योतिष के अंदर। और मेरे 800, 850, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, 849, समझ गए। तो इस इतने लगभग मेरे जो है वो आपके वीडियोस है, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो हर बार नए नए वीडियोस आते रहते हैं। दूसरे, मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है क्लासें की है, देखिए मेरे साथ कई सारे लोगों में जुड़ के क्लासें भी की है, मैंने कई सारी चीजों को लोगों को पढ़ाया है। और कई सारे कोर्सेज कराए, जिसमें सर्वाष्टक वर्ग भी है, कृष्ण मूर्ति है, वैदिक है, वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, और प्रैक्टिकली कई जगह भी कोर्सेज कराया। तो इसलिए आपको जो मैं आज जो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ कार्य करता हूँ, तो मुझे पता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उनको वो पकड़ क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो वो चीजों को मैं आज आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि जन्म कुंडली होती क्या है और बनती कैसे है। देखिए, जन्म कुंडली बनाने के लिए, अब मैं एक और नई चीज भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है ना, तो आप एक नक्षत्र भी निकाल के उस व्यक्ति का थोड़ा सा भाग्य को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर। वैदिक ज्योतिष जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक आपकी पकड़ नक्षत्रों पे नहीं होती, क्योंकि मैं आज नक्षत्रों के आधार पे आपको कुछ इतने और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लाभ देने वाले हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप Q&A सेशन होगा हमारा, यानी कि इस अपना जो थोड़ा सा ये क्लास है अच्छी सी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे जिसमें Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर, उसके अकॉर्डिंग अपन कोई भी डाउट रहता है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और सॉफ्टवेयर भी कैसा यूज करें, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब देखेंगे। तो देखिए, जैसे आपके सामने एक जन्म कुंडली है, अब ये कैसे बनी है। जन्म कुंडली बनाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की, जो है जन्म दिनांक, जिस दिन जन्म लिया है, जैसे आज का दिन है, एक होता है समय, और एक होता है स्थान। ये तीनों चीजें जब एक साथ आ जाती है ना, तो एक लिंक बन जाता है। लिंक बन जैसे अगर आप घर का, अगर हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो क्या आता है, लंबाई और चौड़ाई के मध्य की जो जगह होती है उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो चीज है ना, जन्म समय जो बता देता है कि पृथ्वी पे आपकी लोकेशन क्या है, नहीं सॉरी, जन्म स्थान, माफी चाहूंगा, जन्म स्थान लोकेशन बता देगा। समय जो है वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ग्रह कहाँ क्या चल रहे हैं, कौन से अणु किस तरह के जो है वो बने हुए हैं वो दिखा देगा। और जन्म दिनांक जो है वो उस दिन की ग्रहों की जो गोचर है उसको पकड़ लेगा। तो ये जब तीनों चीजें मिल जाती है ना, तो उससे एक व्यक्ति की आभा तैयार हो जाती है, और वो आभा ही रिजल्टों को लाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, ठीक है। अब किसी के पास मान लीजिए जन्म कुंडली नहीं है, और उसके पास सिर्फ ये नाम है, ठीक है ना, तो उसको भी आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक राशि के अंदर जो है ना वो 9 अक्षर होते हैं, एक नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ज्योतिष के अंदर नक्षत्र क्या है जो नए हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, नक्षत्र जो है ना वो एक्चुअलिटी के अंदर मूलभूत चीज है ज्योतिष की। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, मैंने कहा कि मैं नरेंद्र नाम है मेरा, और मैं जो है वो राजस्थान के सुजानगढ़ गांव के अंदर रहता हूँ, ठीक है, आपने ये समझ लिया। तो हमने क्या किया, मैंने एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि इस जगह रहता हूँ। अब मैंने कह दिया मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान तो बहुत बड़ा है,
आप मुझे कैसे ढूंढोगे? जब ये मैं कह देता हूँ ना कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो इसका मतलब आप उस लेवल पे आ जाते हो। तो नक्षत्र क्या है? उस राशि के अंदर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है, ठीक है ना। तो उन नक्षत्रों के द्वारा हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ये इस पोजीशन में बैठा है, बाकी जगहों पे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी जगहों पे हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम वहां से आइडिया लगा, जैसे जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपना जो एग्जैक्ट नाम है, जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, मैं, ठीक है ना, किसी का नाम नरेंद्र है, किसी का नाम नीतू है, तो वो नक्षत्रों में दूसरा चरण बन जाता है अनुराधा का। मेरा नाम नरेंद्र है, इसका मतलब अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। तो पहला चरण आते ही क्या हो जाता है कि आपको एक तो नक्षत्र, एक चरण, चरण जब मिल जाता है ना, तो उसकी एक डिग्री भी मिल जाती है, क्योंकि एक चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। यानी कि हम कैलकुलेशन के अंदर उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। किसी ने कह दिया ना कि मेरा नाम जो नरेंद्र है, इसका मतलब वृश्चिक राशि के अंदर मेरा कितना होगा, मेरा कम से कम जो है चंद्रमा होगा कहाँ पे, या तो वो होगा 3.21 डिग्री से लेके और 6 जो है वो 40 डिग्री के लगभग होगा। तो इतना जब कैलकुलेशन मिल जाता है ना, तो बहुत कुछ मिल जाता है, उससे हम बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हम साढ़ सती का आकलन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, हम अपने जन्म तारा बना सकते हैं अच्छी तरह से, हम जो है उसको, यानी कि उस चरण के माध्यम से मुहूर्त तक निकाल सकते हैं। तो ये तो एक अलग लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम इस तरह से छोटी सी एक कुंडली भी बना सकते हैं कि भाई मेरा नाम नरेंद्र जो है वो मैं 5 डिग्री का है मान लीजिए, तो मैं 5 डिग्री के हिसाब से लगन बना के पूरा 30 डिग्री घुमा सकता हूँ। ये भी बहुत एक अच्छी चीज, जिसमें सारे ग्रह अपनी अपनी डिग्रियां ले लेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज बन जाती है। साथ में हमें वहां पे क्या होता है कि ग्रहों के गोचर का भी आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे का जटिल है, उसको अभी अपन छोड़ देते हैं। अभी हम जो है मेन बात करेंगे ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया नाम, अब ज्योतिष का जो गणना हुई है, जैसे यहाँ पे 12 राशियां हैं, ठीक है ना। ये 12 राशियां कहाँ से बनी है, ये 12 राशियां है क्या, कहाँ से बनी है? ये हमारे जैसे काल पुरुष है, भगवान विष्णु जी हमारे ही पिता ही हैं, ठीक है। कहते हैं ना भैया आप भगवान राम की तरह बनो, भगवान विष्णु की तरह बनो। तो ये जो है काल पुरुष देवता यही है, इनका पूरा शरीर जो है इन्हीं का आकलन लेके जो है वो आपकी 12 राशियां बनी है, ठीक है ना। जैसे सर, यानी कि ये जो आपका हेड है, ये एरीज है, यानी कि मेष राशि। तो दिमाग सारा जो है वो कहाँ पे है, यानी कि सर के अंदर है, तो यहाँ पे मेष राशि को सबसे पहला अगर लगन दिया गया। लगन का मतलब है पूरा शरीर, और सर के अंदर आपका जो है वो ऊपर का हिस्सा। तो यानी कि इसे हम कह गए हैं मेष राशि। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा वृषभ राशि जो हमारे गले हैं, अब ये कान भी आ जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग तीसरा घर मिथुन राशि, जिसे हम कंधों को पराक्रम कहते हैं ना, पराक्रम है हमारा, भाई ताकत कंधों में ही है, तो पराक्रम, ठीक है। यानी पूरे शरीर को आधार मान के पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीका है। उसके बाद कर्क राशि जो हमारे हृदय को, यानी कि जिसमें माता का प्रेम है, जिसमें दया है, तो वो माता के पास है, तो इसीलिए उसमें हृदय है। हृदय का मतलब है कर्क राशि, तभी तो कहते हैं ना कर्क राशि का है जातक चंचल होगा। एक्चुअलिटी में कारण यही है कि वो चंचलता का, कि वो जातक जो है वो इसीलिए चंचल है क्योंकि उसकी राशि कर्क है, और कर्क राशि कहाँ आती है? हृदय पे, इसलिए। दूसरा, अब मैं इन राशियों के तरीके भी बताऊंगा। अभी आप ये मत सोचिए कि ये तो मुझे आता है, इसमें क्या नया है। आपको आता है, लेकिन अपन बेसिक से लेके चलते हैं। जैसे हम बेसिक से लेके चलेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो कर्क राशि है। इसके बाद सिंह राशि जो पेट की राशि है, सिंह राशि जिसमें पाचन है, थोड़ी सी गर्मी है भोजन को पचाने के लिए, ठीक है ना, यानी पेट के अंदर नाभि के ऊपर का हिस्सा। उसके बाद आती है कन्या राशि जो नाभि के थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, ठीक है, हमारी आंतों, यानी कि जो आंत कौन सी, जो पचाने वाली आंत है वो। इसके बाद तुला राशि यानी कि हमारे इंटरनल गुप्तांग, इंटरनल, ठीक है ना, जैसे औरतों के बच्चे दानी है, और पुरुषों के लिए जो है क्या नाम है जो आपके जहाँ पे मतलब पथरी बनती है वो जो जगह होती है, ठीक है ना, गुर्दे, वो चीजें। तो ये चीज। दूसरा, वृश्चिक राशि जो हमारे एक्सटर्नल आपके गुप्तांग होते हैं। धनु राशि आपके नितंब यानी कि जांघें। मकर राशि आपके घुटने। कुंभ राशि जो है वो आपकी जो है वो आ जाती है पैरों के, जो आपके पिंडियां है, और मीन राशि आपके पैरों की पगथलियां। तो पूरा का पूरा काल पुरुष को इसी के अकॉर्डिंग बैठाया गया है, ठीक है। अब इन राशियों को
कुछ ना कुछ भाव और ग्रह दिए गए हैं, यानी कि भाव। तो जैसे हमने ये कुंडली देखी थी ना, अब इस कुंडली के अंदर जो है वो क्या है कि आपके सारे के सारे जो ग्रह हैं जिनको कौन कौन से भाव है, अब उनको भाव जो है ना वो ऐसे ही मन मर्जी से नहीं दिए गए हैं। इन सबको भाव दिए गए हैं इनकी उपयोगिता के अनुसार, कि कि कौन से ग्रह में क्या गुण है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो भाव दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपको पकड़ लेना है चीजों को। जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा ना, बहुत कुछ आ जाएगा। और अभी मैं इसको बेसिक से चलते हुए आपको एडवांस तक की बातें बताऊंगा। कौन सी एडवांस की? वो एडवांस की बातें जो आपको फलादेश करने में आपके 2 से 4 चांद लगाएंगे। आप चाहे जहां भी काम कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति में काम कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष में जो भी काम कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आज। वो ट्रिक्स आप जहां पे भी लगाओगे आपको आनंद आएगा और फलादेश में मजा भी आएगा। देखिए सबसे पहले मंगल। मंगल क्या है? मंगल पुरुषार्थ को अगर दिखाता है, ठीक है ना। तो मंगल को पहला लगन दिया गया, और हमारा समाज भी पुरुष प्रधान समाज है, तो इसीलिए मंगल को लगन की राशि दी गई। तो मंगल का मतलब माना गया। तो पहला पुरुष, उसके बाद औरत। तो सेकंड हाउस के अंदर, यानी कि जो दूसरा भाव कह सकते हो, 2 नंबर राशि कह सकते हो, ठीक है, उसमें शुक्र आ गया, क्योंकि वो शुक्र क्या है? महिला का, औरत का कारक है, इसलिए इसे यहाँ पे डाल दिया गया। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा घर, जिसे हम पराक्रम कहते हैं, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे छोटे भाई और हमारे कंपटीटर हैं और हमारे पड़ोसी हैं। देखिए सबसे पहले एक बच्चा जन्म लेता है तो वो मेष राशि, लगन। जब वो ये जानता है कि यार मेरा परिवार भी है, ये मेरे मम्मी और पापा है, तो इसका मतलब सेकंड हाउस शुक्र, ठीक है ना, परिवार के बारे में जानने लग गया शुक्र। जब ये वो परिवार में खेलते खेलते जो है वो पड़ोस के लोगों को देखता है, तो देखता है यार ये आंटी है, ये अंकल है, ये पड़ोस का गोलू है, ये मोलू है, तो इसका मतलब तीसरा भाव जो पड़ोसी को दिखता है और उसके पराक्रम को भी दिखाता है, और दोस्त भी है उसका, और एक दोस्त एक छोटा भाई भी होता है। तो तीसरा घर में छोटे भाई दोस्त वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त में 11वां घर भी आता है जो बड़े दोस्तों को दिखाता है, ठीक है ना, या जीवन के साथ चलने वाले दोस्त। तीसरे घर वाले दोस्त कौन से हैं? जो मतलब स्कूल में मिले, क्लासों में मिले, कहीं ऑफिस में मिले, ऐसे लोग जो थोड़े समय के लिए मिलते हैं वो भी दोस्त होते हैं, वो तीसरे घर वाले दोस्त होते हैं। उसके बाद जब ये उसको पता चलता है कि ये दोस्त है, ये है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसे पता चलता है कि चौथा घर, इसका मतलब हमारे पास घर है, हमारे पास जमीन भी है, जायदाद भी है, हमारे पास गाड़ियां हैं, ये सुख स्थान के हमारे पास सुख है, प्लस ये मेरी एजुकेशन है, तो ये एजुकेशन का भी भाव है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने भी जाता है। तो ये चीज, जब ये चीजें पता चलती है तो आगे जब बढ़ता है तो पता चलता है कि भाई उम्र आ गई, स्मार्टनेस। देखिए चौथे घर में भी एजुकेशन है और 5वें घर में भी एजुकेशन है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि एजुकेशन का 5वां घर है, मैं कहता हूँ प्राइमरी एजुकेशन का चौथा घर है, 5वां घर है आपकी गुणवत्ता का, यानी कि इंटेलिजेंट का। हम सब इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा होशियार है, कुछ लोग मेरे से कम भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो सब चीज कौन दिखाता है? आपकी गुणवत्ता, 5वां घर। और हम सब लोग वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है चौथा घर, हमारी ये एजुकेशन है प्राइमरी है। अब हम में से जो गुणवान है ना वो 5वां घर है। तो वो चीज है। इसके बाद जब बच्चा ये गुणवत्ता को समझता है तो वो सोचता है कि यार मुझे इस गुणवत्ता से कंपटीशन भी क्लियर करना है, तो वो होता है आपका छठा घर। और वो साइकिल बनता है, और छठा अगर जब कंपटीशन क्लियर करता है तो उसे नौकरी मिलती है, और जैसे ही नौकरी मिलती है तो फिर उसके शादी के रिश्ते आते हैं, इतने में बड़ा होने लगता है। तो जैसे ही नौकरी मिलती है शादी के रिश्ते आते हैं। तो 7वां घर है मेरिज, जिसमें शुक्र को कहा गया है। और जब बच्चा जवान होता है ना, आपने सुना होगा, आपके भी घर में लोग होंगे तो कहते हैं अरे भाई जवान हो गया अब तो नौकरी कर ले। तो इसका मतलब बुध जवानी को दिखाता है, कहते हैं ना युवराज है ये। तो इसलिए बुद्ध को पराक्रम भी दिया गया और छठा घर नौकरी भी दिया गया और कंपटीशन भी दिया गया। और 7वां घर शुक्र को फिर दिया गया क्योंकि वो पार्टनरशिप को दर्शाता है, वो उस कॉम्प्रोमाइज नेचर को दर्शाता है जो हमें अपने जीवन साथी के साथ निभाना है। अपने जीवन साथी के साथ एक लाइन से समय में अच्छे बुरे हर वक्त पे साथ चलना है। वो शुक्र के पास है, न मंगल के पास है। जो जीवन साथी को दुख में छोड़ के भाग जाते हैं ना, वो कौन है? वो मंगल वाले हैं, वो राहु वाले हैं। और जो बुरे से भी बुरे वक्त में निभाते हैं ना साथ, वो शुक्र और शनि वाले हैं। समझ गए? तो इस तरह से, यानी कि याद रखिएगा आपको कि शुक्र को इसीलिए यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद क्या है? 8वां घर, अचानक धन प्राप्तियां, शारीरिक ताकत, शारीरिक कौन सी? सेक्सुअल ताकत, शारीरिक गर्मी,
बच्चा पैदा करने की जो एक ताकत है वो, तो वो 8वां घर। उसके लिए क्यों चाहिए? पुरुषार्थ का कारक ग्रह मंगल, तो इसलिए 8वां घर डाला गया। फिर जातक का 9वां घर जो दिखाता है उसकी मॉरल वैल्यू, जिम्मेदारियां। क्योंकि जब यहाँ पे शादी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी से बच्चा पैदा होता है, तो जातक पिता बनता है, और पिता बनता है तो जिम्मेदारियां भी आती है। और जैसे जिम्मेदारी आती है तो वो जब तक क्या होता है, उसकी मॉरल वैल्यूज जग जाए, यार मुझे ये सोच समझ के करना है, आगे भविष्य में ये ध्यान रखना है, मुझे ये कार्य भी अच्छी तरह से करना है जो मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा लाभ दे। तो ये चीजें कहाँ से आती है? ये चीजें आ जाती है आपके नवे घर से, मॉरल वैल्यूज। ठीक है ना? इसके बाद ये मैं इसको साइकिल को घुमाते रहिए, जितनी बार घुमाओगे नए नए चीजें आ जाएगी, नई नई चीजें आएगी जितनी बार। 10वां घर वो क्या है? प्रमोशन। वो क्या है? स्टेटस। आप नौकरी कर रहे हो, छठे घर में नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते करते आपको भी लगता है यार अब प्रमोशन हो जाए या मेरा स्टेटस बढ़े, वो 10th हाउस। जो भी लोग स्टेटस और प्रमोशन की सोच रहे हैं ना, सोचिए उनका 10वां घर ही रिजल्ट देगा। आपको 10वें घर के द्वारा ही परिणाम मिलेगा। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद आ जाता है आपका 11th हाउस, यानी कि प्राप्ति। तो जो आपने कर्म किया है, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो? रोज कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हो और कुछ ना कुछ बचा रहे हो। तो अब उससे आप प्राप्तियां करते हो। प्राप्तियां मतलब बोले तो कि आज मैंने 10,000 बचा लिया, आज मैंने 20 बचा लिया, आज हमने 1 लाख इकट्ठा कर लिया, आज इस साल हमने 2 लाख इकट्ठा कर लिया। ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये होता है प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं गेन्स। और जब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो फिर हमें इनका यूज भी करना है। अब यूज क्या करना है? 12वां घर, जिसे हम कहते हैं खर्चा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12वां घर अशुभ है, त्रिक भाव है, त्रिक भाव है। मैं आपको बताता हूँ 12वां घर कभी अशुभ नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 12वां घर खराब हो जाता है ना, यानी कि 12वें घर का मालिक कहीं डूब जाता है, या 12वें घर का स्वामी कहीं अशुभ बैठ जाता है, सोचिए वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि या हो जाएंगे तो बहुत लेट होंगे। क्योंकि 12वां घर आपकी जिम्मेदारियों को दिखाता है। जिम्मेदारियों का मतलब क्या है? कि आपको खर्चा करना। भाई आज आपको घर लेना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज आपको एक नया मोबाइल लेना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। गाड़ी लेनी है तो खर्च करना पड़ेगा। ये 12वां घर वो खर्चे को दिखाता है जो आपके जीवन के ऊपर आपके लिए हो रहा है। आज मुझे लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे कंप्यूटर क्लास लेनी है, तो वो मेरा ऊपर खर्चा है जिससे मैं कुछ अर्निंग करूंगा। तो वो आपको खर्चा है, लेकिन वो आपको लाभ देने वाला है। आज घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए तो वो एक खर्चा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना है, वो एक खर्चा है। तो 12वां घर कभी अशुभ नहीं है। 12वां घर अशुभ होता है, उस किस कंडीशन में अशुभ होता है? कि अगर एक नियम बता देता हूं, एक नियम याद रखिएगा। अब एक नियम, आप देखो मेरे साथ आप ज्योतिष सीख रहे हो ना, तो आपको मैं बेसिक से एडवांस की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है ना? नियम कि 12वां घर कब अशुभ होता है? जब 12वें घर का स्वामी अपनी राशि से षडाष्टक दोष में बैठ जाए। षडाष्टक दोष का मतलब है 6 8। षडाष्टक दोष संस्कृत शब्द है षड अष्टक। यानी कि जैसे यहाँ का मालिक है गुरु, और गुरु को यहाँ की पदवी दी गई है, ठीक है ना, 12वें घर को। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु क्या है? गुरु मोरल वैल्यूज है। कि भाई आपने जो है वो बच्चों को पढ़ाई पे लगाना है भाई, सीधी सी बात है। मोरल वैल्यूज है आपकी। आपको घर करके देना है बच्चों के लिए, आपको घूमने फिरने उनको भी लेके जाना है। आपको ये समाज से सबसे मिलता है मोरल वैल्यू। वो कहाँ से मिलता है? गुरु से। तो इसीलिए 12वें घर को गुरु दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए 12वें घर का स्वामी है गुरु, और गुरु जो है आपका, ये अगर मान लीजिए कि यहां से छठे में बैठ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे? सिंह राशि और 5वां घर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहां पे दिक्कतें शुरू हो गई। वहां पे आपको क्या हो गया कि स्थितियां खराब होनी शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई इसका जवाब देखिए। इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो कर्म है ना, हमारा जो कर्म है ना, 10वां घर, उससे 8वां घर है ये, तो कर्म की मृत्यु कर देता है। यानी कि हर घर का 8वां घर उस घर की मृत्यु कर देता है। ये एक नियम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 12वां घर जब भी जिन्हीं लोगों के लिए सुबह, आप अपनी अपनी जन्म कुंडलियों में बाद में देख लेना, ठीक है ना? तो तो आप अपनी अपनी जन्म कुंडलियों में बाद में देख लेना कि जिन लोगों के 12वें घर का स्वामी छठे, यानी कि उससे छठे या उससे 8वें में गया है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि उसको सेटलमेंट की दिक्कतें बहुत आई है। जातक की 36 से 40 वर्ष की आयु में सेटल हुआ होगा वो कमाते कमाते उस टाइम तक आते आते सेटल हुआ होगा। क्योंकि ये जातक के लिए एक दिक्कत देता है, क्योंकि 12वां अंगर यहाँ पे क्या हुआ? डैमेज हो गया। डैमेज होने से ये चीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? तो
और मैं बता देता हूँ, जो भी लोग अपने जो यूट्यूब से भी जुड़ रहे हैं, और जो भी लोग जो है वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं अपने अलग अलग जगहों से, तो उन लोगों के लिए चैट बॉक्स में एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें क्या अपने को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अब हमारी पकड़ कहाँ पे है, हमारी पकड़ कहाँ पे होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पकड़ कहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आपके सामने ये एक जातक का शरीर है, ये काल पुरुष है, ये एक काल पुरुष है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष के अंदर नक्षत्र ज्योतिष, नक्षत्रों की पकड़, ठीक है ना। जैसे आपके सामने ये जन्म कुंडली आ रही है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। देख, देखिए आपके सामने एक जन्म कुंडली ये देखो बनी हुई है, ये भी आ रही है आपके सामने, और एक आपके सामने ये जो है जातक का काल पुरुष का शरीर आ रहा है। तो आपको ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, कि यहाँ पे जो आपको आपको कोई भी डाउट अगर आता है ना, कोई भी अगर किसी को डाउट आता है, तो आप Q&A के अंदर पूछ सकते हैं। पहले अपन आराम से क्लास करेंगे, उसके बाद अपन डाउट सेशन को भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये मेष राशि है, इसके अंदर तीन नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका कोई ग्रह है जिसकी आज दशा चल रही है, ठीक है। यानी कि आपका आज कोई ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, और वो ग्रह जो है वो यहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो बैठा है 27 डिग्री के लगभग। तो कृत्तिका नक्षत्र जो है, उसका क्या मतलब है, कृत्तिका नक्षत्र जो है, अब कृत्तिका नक्षत्र में बैठा, उसकी आज दशा चल रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके षडाष्टक दोष में बैठा है, यानी कि अशुभ होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है। अभी मैं आपको नीच की थ्योरी भी कंप्लीट करूंगा। तो वो जो पीड़ा देगा ना, अब मेष राशि में बैठा है तो सब लोग कहेंगे सर में दर्द हो सकता है, सर में पीड़ा हो सकती है। लेकिन कृत्तिका जो नक्षत्र है ना, अगर वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो कृत्तिका नक्षत्र जो है वो हमारी सांस लेने वाली नली है। इस नली में दिक्कत आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे दिक्कत आएगी। ये आपको बताता है नक्षत्र ज्योतिष। ये आपको कौन बताएगा, नक्षत्र ज्योतिष, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र होता है, ठीक है ना। कर्क राशि के अंदर एक पुष्य नक्षत्र है, यहाँ पे देखिए चौथे घर में कर्क राशि 13 डिग्री और 20 मिनट के लगभग है, ठीक है। तो अब आप ये चीज समझिए कि यहाँ पे अगर किसी जातक का 16 डिग्री का कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठा है 16 डिग्री का जो नीच का है, 16 डिग्री का मंगल बैठा है जो नीच का है, इसका मतलब अब उसकी दशा आ गई, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी। लोग कहेंगे हार्ट में आ सकती है, हार्ट में आ सकती है, मैं कहूंगा नहीं। आपको क्या करना है, उस ग्रह की डिग्री देखनी है। जब आपने डिग्री देख ली ना, तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो जातक है उसका पुष्य नक्षत्र जो है, इसका मतलब है ये उसका राइट साइड का जो आपका फेफड़ा है, उसके अंदर दिक्कत आएगी, राइट साइड के फेफड़े में दिक्कत आएगी। यानी कि ये आप कह सकते हो कि भाई तुम्हें यहां दिक्कत अगर, और दूसरा कि वो पुष्य नक्षत्र में ग्रह बैठा है, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक जन्म कुंडली यहाँ पे लगाई, ठीक है, एक ऐसे टेम्पररी जन्म कुंडली लगाई, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रह बैठे हैं कहीं ना कोई ग्रह। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका आज की डेट में हम ये कहते हैं कि जो आपका शनि है, ठीक है, शनि, शनि है वो कुंभ राशि में बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर बैठा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा कितने डिग्री का है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, 13 डिग्री, और यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में है, ठीक है। अब आपको अनुराधा नक्षत्र देखना है कहाँ पे आता है, ठीक है। अभी आपको मैं स्लाइड शो में दिखाता हूँ। अनुराधा नक्षत्र जो है वो आ रहा है गुप्तांगों में बाह्य लिंग की तरफ, ठीक है, बाह्य लिंग की तरफ, ठीक है ना। तो अब इससे क्या अभिप्राय निकालेंगे, कि अगर शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और जातक को चंद्रमा की दशा चल रही है, तो जातक को यहाँ पे क्या होगा, 8वें घर के नीच का चंद्रमा है, तो जातक को यहाँ पे कहाँ पे गुप्तांगों की तरफ, जैसे पेशाब में जलन लगना, पथरी का आ जाना, दर्द होना, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप ये कह सकते हो हाइड्रोजेल जैसी, हाइड्रोसिल तो अलग नक्षत्र आ जाता है लेकिन वो भी इससे जुड़ा हुआ है, उस तरह की शिकायतें होना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, पर उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, तो शनि जो है ना क्या करता है, सिकोड़ देता है। तो वो परिणाम चंद्रमा कहेंगे, और चंद्रमा हम कहेंगे यहाँ पे है। तो हम वृश्चिक राशि को कहेंगे तो आप कहेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, ये चीज हो सकती है। लेकिन मेडिकली जो दिक्कत आएगी ना, वो जातक को यहाँ पे आएगी, जलन लगने की,
या कुछ। तो इसी तरह से हमारे को नक्षत्र इस तरह से परिणाम देता है। और हमारे पास जैसे नक्षत्र सारे के सारे यहाँ पे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र क्या कर रहा है। अब मान लीजिए जिन लोगों को कोई की दशा चल रही है और शनि कुंभ राशि में बैठा है, आज की डेट में शनि कहाँ कितने डिग्री का है देख लीजिए। जैसे शनि आज की डेट में 22 डिग्री का बैठा है, 22 डिग्री का, 22 डिग्री का शनि है। ठीक है, तो 22 डिग्री का शनि है ना, तो इसका मतलब वो कहाँ पे दिक्कत दे सकता है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको शरीर पे बता रहा हूँ, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं है लेकिन शरीर पे आप इसको समझ जाओगे ना, अपने जीवन के सारे कैरियर पे समझ जाओगे। क्योंकि याद रखिएगा, हर नक्षत्र पे कुछ ना कुछ कैरियर है, हर नक्षत्र पे कुछ ना कुछ आपका वर्क है। ठीक है ना, तो इस तरह से हर चीज हमें जो है वो रिजल्ट देने के। मैं आज आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जा रहा हूँ, फलादेश करने वाला। ये नहीं कर रहे हैं अपन बच्चों वाली काम, ठीक है ना। उच्च का क्या है, नीच का, उच्च नीच के भी आपको मैं बताऊंगा, हमारे लेवल के आपको उच्च नीच की बातें कि किस तरह से अपन उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने देखा कि 22 डिग्री का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 22 डिग्री का कुंभ राशि में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आओ 22 डिग्री का कुंभ राशि के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने जो नक्षत्र आता है, ठीक है, कौन से नक्षत्र में शनि है आपके सामने, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि यहाँ पे पिंडियों की तरफ। तो पिंडियों में दर्द होना शुरू हो सकता है, डॉक्टर कहेगा कैल्शियम की दिक्कत है, हो सकता है कैल्शियम की दिक्कत है, हम कहेंगे कि शनि भी कैल्शियम का एक कारक है। तो इस तरह से आपको ये चीज आ सकती है। ठीक है, कोई भी प्रश्न है ना आपका, कोई भी प्रश्न, उसको आप Q&A सेशन में पूछ लीजिएगा, आपको मैं आंसर दूंगा। ठीक है, चिंता का विषय नहीं है, जल्दबाजी कोई काम की नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्लास को पूरा लीजिए, फ्री क्लास है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, नई नई चीज जैसे आपको नक्षत्र के बारे में बताया ना, इस तरह से ये तो सिर्फ एक मेडिकली बताया मैंने, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बना देता है। ठीक है ना, उस हिसाब से जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे सातवां घर जो है ना, वो क्या है यहाँ पे, किसका है, वो है मेरिज का। इसमें 3 नक्षत्र है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। आपकी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, और कोई भी राशि के अंदर कोई भी नक्षत्र हो सकते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से फ्री देते हैं, फ्री है ये, इंटरनेट पे हम क्या देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्वाति नक्षत्र है, ठीक है, एक चित्रा है, स्वाति का मालिक है राहु। अगर राहु 7वें घर से, यानी 7वां घर मेरिज का है, अगर राहु की पोजीशन 7वें घर से कहीं ना कहीं दुश्मन वाले भाग में है, मेरिज के दुश्मन, यानी मेरिज को काटने वाला कौन सा भाव है, छठा घर है, लगन है, 8वां घर है, 10वां घर है। ठीक है ना, ये मेरिज में दिक्कतें देता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अगर राहु पॉजिटिव भाव में बैठा है, यानी कि जैसे स्वाति नक्षत्र में बैठा है सप्तमेश और राहु बैठा है पंचम घर में, तो प्रेम संबंध बना देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो सप्तमेश मान लीजिए शुक्र है, वो चित्रा नक्षत्र में है और उसका मालिक है मंगल, और मालिक मंगल बैठा है 8वें घर में, इसका मतलब शादी के बाद दिक्कतें आएगी, सास बहू की लड़ाई झगड़े होंगी। तो आपको नक्षत्रों से इस तरह से कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो चीजें पकड़ रहे हैं ना, उनको करना है। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई किसी को भी कोई भी पर्सन है ना, तो मैसेज अभी ना करिए, Q&A सेशन में ले लीजिए। और जिसको ज्यादा जल्दी है, तो फिर वो जो है वो आराम से वेट करिए, और 9:30 10 बजे जुट जाना, वापिस आपको मिल जाएगा। लेकिन क्लास को थोड़ा सा फ्लो में चलने दीजिए, डिस्टर्बेंस ना करें। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने ये बेसिक समझा, ठीक है ना, काफी अच्छा था ये बेसिक। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ग्रहों के उच्च और नीच के बारे में। अब बहुत सारे लोग क्या है, एक राशि के अंदर ग्रह को लेते हैं, उसी को उच्च नीच मान देते हैं। मैं आपको कहता हूं नहीं, अगर आप सटीक फलादेश कर रहे हैं ना, अगर आपका सटीक फलादेश पे कैलकुलेशन है ना, तो आप ऐसे न करिए। आपको अगर ज्योतिष को साइंस समझ के कार्य करना है ना, तो ऐसे नहीं करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। अभी मैं आपको तारा सर्वाष्टक वर्ग के बारे में बताऊंगा, तो धैर्य रखिए। हाँ, आप जो नए लोग जुड़े हैं, अभी जो जुड़े हैं, यूट्यूब से जो जुड़े हैं, उन लोगों को बता देता हूँ, इस जो अपना क्लास चल रही है, उसके चैट बॉक्स के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे कि आपको क्या है कि वो सारा का सारा डेटा, कल का ये फाइल वाइल सब मिल जाएगी, कल ये जो फाइल है वो सारी की सारी वहां पे मिल जाएगी, अपनी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, और कोई प्रश्न होगा तो उसका भी आंसर अपन करेंगे तो ग्रुप में भी। ठीक है, तो देखिए उच्च और नीच के बारे में आपने देखा भी होगा, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मंगल जो ग्रह है ना, वो मकर राशि के अंदर उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। लेकिन उसका जो परम उच्च और परम नीच, यानी कि जो एक
हाईएस्ट नीच होता है ना पोजीशन, वो होता है 28 डिग्री। अगर मंगल यहाँ पे, इसको आप 5-5 डिग्री आगे पीछे ले लो, ठीक है, 5-5 डिग्री आगे पीछे ले लो। अब 28 से आगे तो 5 तो है नहीं, 2 डिग्री होगी, ठीक है, पीछे लेते हो तो आप 23 डिग्री मान लो। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में 23 से लेके और 30 डिग्री तक है ना, तभी आप उसे कह सकते हो कि वो नीच का है और परम नीच का है। यानी कि नीच का तो है, मतलब कर्क राशि में है तो वो नीच का तो है, लेकिन परम नीच का है, वो इतने बुरे परिणाम देगा कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, अगर वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, अब इसका नीचभंग भी बनता है, वो भी एक मैटर है, वो बताऊंगा। अगर मंगल मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका मकर राशि के अंदर बैठा है, 28 डिग्री पे है ना, 24, 25, 26 डिग्री पे है, तो लोग कहेंगे ये वृद्धावस्था में है। मैं कह रहा हूं ये वृद्धावस्था में नहीं है, ये तो शेर है। और ये ऐसा परम उच्च का है कि जैसे ही इसकी बारी आएगी ना, 7 साल की दशा आपको जो है वो गोल्डन पीरियड निकाल देगी, क्योंकि ये उसकी पावर है और इस पावर को समझना है। तो ये कैलकुलेशन हमें याद रखने पड़ेंगे। ये हमारे को, हमारी जो प्रेडिक्शन है ना, हमारे जो फलादेश का जो तरीका है ना, उसको सुधार में लाती है। हमारे फलादेश में 4 चांद लगा देती है। उसी प्रकार शुक्र 27 डिग्री, अगर वो कन्या राशि में है तो नीच का है। अब 27 डिग्री में आप क्या कर सकते हो, 3 डिग्री तो ऊपर चले जाइए 30 डिग्री तक, और 5 डिग्री नीचे आ जाइए, तो हम कह सकते हैं 22 डिग्री। अगर 22 से लेके 30 डिग्री तक है कन्या राशि में, तो परम नीच का है। इसका मतलब जब वो आएगा ना, तो आपको निचोड़ देगा। और अगर मीन राशि में है 12 नंबर, यानी कि तो उच्च का है, वो जब आएगा आपको जबरदस्त लाभ देगा, मजा आ जाएगा आपको, मजा वाक्य में। तो ये देता है आपको यहाँ पे शुक्र, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो कन्या राशि में। अब शुक्र और बुध में क्या है कि एक तरह का अदला बदली है, कि शुक्र जहां पे उच्च का, बुध वहां पे नीच का, ठीक है ना। ऐसा ही मंगल और गुरु में भी है, ठीक है। अब बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि है ये, और मीन राशि में नीच का होता है। इसका 15 डिग्री जो है वो इसकी पोजीशन है, उच्च की और नीच की। अगर आपका 10 डिग्री से लेके और 20 डिग्री तक है, तो आपका ये मतलब 10 से 20 अगर मीन राशि में है तो परम नीच है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये नीच में भी नीच है, बहुत खतरनाक है ना। और ये मान लीजिए कि 25 डिग्री का, तो इसका मतलब वो नीच तो है, दिखने के लिए नीच है, उतने बुरे परिणाम नहीं है, उतने बुरे परिणाम नहीं है। तो कन्या राशि में अगर वो है और 15 डिग्री के लगभग है, तो आप कहोगे वो परम उच्च है। यानी कि वो परिणाम देगा, ऐसे देगा कि आपको सबको मजा आ जाएगा। तो ऐसे उसी प्रकार चंद्रमा है वृषभ राशि के अंदर, जो है वो आपका उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अब 3 डिग्री है, लोग कहेंगे कि यार 3 डिग्री का है, ये तो बाल अवस्था में रिजल्ट ही नहीं देगा। वो मूर्खता है, मूर्खता है, क्योंकि इसको ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूं। ये आपको जो भी आपके पास फल दीपिका होरा शास्त्र जो भी है ना, उसमें जाके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, अपने घर से नहीं बनाते ये सब। तो वृषभ राशि के अंदर आपका जो चंद्रमा है वो 3 डिग्री का है। इसका मतलब कि वो परम उच्च है। अब वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा, मनोबल बढ़ा देगा, आपको लाभ देगा, आपके मनोबलों को तेज कर देगा। ये दिखाता है आपका चंद्रमा। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका वृश्चिक राशि में नीच का, तो 3 डिग्री का। अब लोग कहेंगे यार नीच का तो है, लेकिन 3 डिग्री का, ये तो बाल अवस्था में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपको जो है ना, कि रुला रुला के आंखों में से आंसू नहीं, खून के आंसू रुला देगा। क्योंकि चंद्रमा की डिग्री जो है ना वो उस लेवल की है। ये उस नीच परम उच्च पे आ जाती है ना, तब बहुत लेवल। इसी प्रकार सूर्य है। सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, उसी की भी 10 डिग्री होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार गुरु है। गुरु भी कर्क राशि के अंदर उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है, 5 डिग्री का है। अब आप 5 डिग्री के अंदर आप कहते हो ये तो बाल अवस्था में है, 0 से 5 डिग्री बाल अवस्था मानते हैं। लेकिन गुरु 5 डिग्री का अगर कर्क राशि में किसी का बैठा है ना, वो उसके राज्य कारक है। आप इतने लोगों में से अगर किसी का भी बैठा है ना, तो अपनी कुंडली में देख लीजिए, जब भी गुरु की अंतर्दशा चली है ना, हाँ कैलकुलेशन अलग हो सकता है। कर्क राशि का अगर 5 डिग्री का बैठा है ना, राज्य कारक फल दिया उसने। हाँ कोई नीच के ग्रह की दृष्टियां है, वो अलग एक मैटर है, परंतु अगर मान लीजिए शुद्ध तरीके से बैठा है ना, तो उस जातक का भाग्य उदय किया है उसने, भाग्य उदय करने वाला ग्रह है ये। उसी प्रकार शनि है। शनि तुला राशि के अंदर जो है वो उच्च का होता है, ठीक है ना, और मेष राशि में नीच का। सूर्य और शनि के अंदर ये थोड़ा सा अदला बदली है, ठीक है ना। तो 20 डिग्री का इसको माना गया है। 20 डिग्री के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे कर दो, 15 डिग्री से लेके और 25 डिग्री तक हम कहेंगे उच्च का और परम नीच का हो जाएगा ये, इन राशियों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार राहु और केतु है, इन दोनों की सेम डिग्री रहती है, तो 13 डिग्री पे होता है। राहु मिथुन
राशि 3 नंबर और धनु राशि 9 नंबर के अंदर नीच का मतलब धनु राशि के अंदर नीच का माना गया है और मिथुन राशि में उच्च का माना गया है। कुछ लोग वृश्चिक राशि और वृषभ राशि भी मानते हैं। वो अभी तक कोई इसका फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन जितने भी ज्ञानी जो अपने हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर, उन लोगों ने मिथुन राशि के अंदर राहु को उच्च का माना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये उच्च और नीच का, तो आज से आपको अपने फलादेश में इसको सुधार करना है। आज से आपको ये चीज ध्यान देनी है कि मैं जब भी फलादेश कर रहा हूं, मुझे उच्च और नीच के बारे में इस तरह से कैलकुलेशन करना है। मैं गलती नहीं करूंगा कि हाँ भाई ऐसे नहीं है कि किसी को भी उल्लू बनाने के लिए मैं कह दूं। ठीक है ना, ये चीज। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये क्या है? ये राशियों का एक ऐसा कैलकुलेशन है जो आपने शायद मेरी क्लासों में कहीं पहले कहीं देखा होगा और इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना कोई काम करता नहीं, डीपली काम करता नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, फलादेश पे काम कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे। ठीक है, देखिए इधर राशियां लिखी हुई है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इधर लिखे हुए हैं उनके प्रभाव, यानी कि ये कौन सी राशियां हैं, चर, स्थिर, उभय। ठीक है ना, ये उसकी राशियों के प्रभाव है। इसके बाद ये इनकी स्थिति है द्वार, बही और गर्भ। चर, स्थिर और उभय ये तो आपको पता है। अब आपको मैं बताता हूं इनकी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये स्थिति, यानी कि द्वार, बही और गर्भ, इन तीनों के बारे में। द्वार का क्या तात्पर्य है, द्वार का क्या तात्पर्य है? मेष राशि के अंदर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। मेष राशि में मान लीजिए शुक्र, सूर्य और गुरु, 3 ग्रह बैठे हैं। एक ग्रह को लेते हैं, शुक्र, शुक्र को ले लेते हैं। ठीक है, शुक्र यहाँ पे बैठा है मेष राशि में। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि द्वार, स्थिति मतलब द्वार, द्वार का मतलब होता है द्वार, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी है ना, वो अपने आप द्वार पे चल के आ जाएगी। द्वार पे, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है आपका, उसने अभी 10th क्लियर की है। ठीक है, 10th क्लियर की है, अच्छे नंबर आ गए उसके, घर पे बैठा है, आप भी बैठे हो, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाया आपने। लेकिन मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार आया, कोई पड़ोसी आया, कोई भी तरह का आपका दोस्त आया, मतलब आपके बच्चे, आपका दोस्त आया और उसने आज कह दिया यार बच्चे तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर है, तुम्हें तो जो है वो आईआईटी कर लेनी चाहिए, पीएचडी कर लेनी चाहिए, या मतलब जो भी है एक नया सब्जेक्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें जो है वो विदेश जाके पढ़ लेना चाहिए। तो वो आके खुद उसको ऐसी चीज बता देगा, उस चीज के प्रति उसको कुछ ही समय में एक जबरदस्त इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई बच्चे तू एक काम कर, तू डॉक्टरी कर ले या तू वकालत कर ले। अब उसको अंदर से था और उसने उसको हिंट दे दी, उसके पकड़ भी थी। उसने कहा कि सर आपको मैं थोड़ी राय दे देता हूँ। उसने उसको रेगुलेटर में समझा भी दिया, उसको फायदा हो गया। उसने कहा यार ये तो ठीक है, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं, और कॉलेज भी अच्छा मिल गया। इसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी जो है ना वो द्वार पे चल के आ गई, मांगने नहीं गया किसी को, पूछ नहीं गया। कई बार होता है ना कि लक्ष्मी जी खुद आ गई घर पे ही चल के। ठीक है ना, यानी कि भाग्य ऐसा होता है। ठीक है ना, तो द्वार का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी खुद आ गई, पता ही नहीं है, बस बैठे हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे जो पढ़ाई में इतने होशियार नहीं थे, नॉर्मल थे, लेकिन भाग्य का क्या हुआ, ऐसा फेर चला कि उनको कोई ना कोई ऐसा काम मिल गया अपने आप कि वो लोग बहुत आगे निकल गए, और पढ़ने में जो होशियार थे वो अभी भी वहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी द्वार पे आई। उनका कोई जो ग्रह था उस समय की दशा था, यानी जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ दोबारा। जैसे ये किसी की हमने एक टेम्पररी कुंडली लगा दी। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए कोई लगा देता हूँ, जैसे मैंने एक कुंडली लगा दी टेम्पररी। ठीक है, अब जब तक कि यहाँ पे दशा देख लीजिए, आज की डेट में मान लीजिए कि ये चल रही है बुध की दशा, बुध की दशा लग गई। बुध बैठा है 7 नंबर तुला राशि में। ठीक है, तुला राशि के अंदर बैठा है। अब जो तुला राशि है वो क्या है, द्वार राशि है, द्वार। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस जातक को कोई भी अपॉर्चुनिटी है ना, बस बैठा रहेगा ना, अपने आप आ जाएगी। लोग कहेंगे यार इसका भाग्य कैसा है पता नहीं, लोग आके खुद ही इसको देके जा रहे हैं। और हम कहेंगे यार हम तो सारा दिन मेहनत करते हैं, हम तो सारा दिन ये करते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या है, किस किस पता नहीं क्या किस्मत लिखती है। क्यों? क्योंकि हमारा दशा देने वाला ग्रह, इसको आपको आज से अपने फलादेश में जोड़ना है। आज से आपको अपने फलादेश में, जब आप फलादेश करोगे ना, तो इस चीज को जोड़ना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्यों मिलेगी, मुझे कहां से मिलेगी, वो ग्रह बताएगा। तो द्वार से ये मतलब निकलता है। ठीक है, तो मेष राशि जो है वो द्वार राशि है। इसमें अगर कोई ग्रह बैठा है ना, और उसकी अगर आपको प्राइम समय पे दशा चल गई ना, अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी।
ये एक भाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है, ठीक है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ से समझ लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना कि जैसे उसके बाद मैं अभी उदाहरण दूंगा आपको। उसके बाद आती है वृषभ राशि। इसका एक और अच्छा उदाहरण दूंगा। वृषभ राशि ये है बाही राशि। बही, बही का मतलब है बाहर, बाहर बाहर जाना पड़ेगा आपको, बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे से बहुत सारे लोग अभी 40-50 लोग अपन जुड़े हुए हैं। कई लोगों को मैंने अपने आप ही लिंक भेज दिया। कई लोग मेरे से फोन करते थे कि गुरु जी आप कोई वैदिक का कोर्स हो जाए तो हमें बताना, वैदिक का कोर्स हो तो बताना, वैदिक का कोर्स हो तो बताना। तो हमने उनको लिंक भेजा। तो एक तो हमने अपने आप भेज दिया कि भाई लगा हमारे पुराने स्टूडेंट है, कभी जुड़े हुए हैं, तो भेज दिया। तो उनकी अपॉर्चुनिटी खुद द्वार पे आएगी, आज तुम ये चीज सीखो। और कुछ लोगों को क्या हुआ कि बार बार बोल रहे थे, तो अपन ने दे दी बाहरी लोगों से। तो बही का मतलब बाहर, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज कर ली, अब आपको करना है क्योंकि यार अब मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं, क्या करवाऊं, क्या करवाऊं। तो क्या करेगा वो, अपने जानने वाले लोगों से पूछेगा कि यार बच्चा अपना जो है वो अच्छे मार्क्स से कर ली कॉलेज, क्या कराएं। कोई कहेगा तुम जो एमबीबीएस करा लो, तुम वकालत करा लो, तुम सीए करा लो, तुम जो भी है मतलब ये जो चीजें चलती है, या गवर्नमेंट सर्विसेज की करा लो। तो वो बाहरी लोगों से पूछेगा और कोई बाहरी व्यक्ति उसको आइडिया देगा। उस आइडिया को लेके वो जो है उस बच्चे से जो है वो बात करेगा और फिर एक कोर्स का डिजाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं कि बच्चा जो है वो 10th कर लिया, बहुत अच्छा है, उसका अब क्या कराया जाए। तो मैं सारे कैलकुलेशन बनाता हूँ, आगे आने वाली दशा कौन सी है, अभी ग्रह क्या चल रहे हैं, किन भावों को सिग्निफिकेट कर रहा है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। बहुत जरूरी है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कि हम ऐसी एजुकेशन में ना डाल दे कि वो बच्चा उसको झेल ही नहीं पाए। तो बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है वो पकड़िए, साथ में आने वाली दशाएं क्या उस एग्जाम को, उस पढ़ाई के लोड को झेल पाएगी। तो ये सब चीजें हमें देखते हुए एक करियर का चुनाव करना है। तो जैसे कि हमें वो आदमी हमारे पास आया, बाहरी बाहरी लोगों के पास आया, हमने उसको सजेशन दिया। तो जो अगर आपका कोई ग्रह वृषभ राशि में बैठा है, या उसी प्रकार वृषभ राशि बाही राशि है, उसके बाद सिंह राशि है, उसके बाद जो है वृश्चिक राशि है, उसके बाद जो है वो कुंभ राशि है, यानी कि ये जो राशि है इसके अंदर अगर आपके ग्रह बैठे हैं तो बाही यानी कि बाहर के लोगों के परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या होगा कि आपको कोई भी लाभ लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा कि यार ये मैं कैसे करूं। जैसे अपन पास ज्योति, हम सब ज्योतिषाचार्य हैं, आप मेरे से जुड़े हुए सब लोग ज्योतिषाचार्य हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ज्योतिष के अंदर, क्या है, कोई फलादेश किसी से लेते हैं, आपसे भी बहुत सारे लोग लेने के लिए आते हैं ज्योतिष का, कि भाई गुरु जी मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, है ना। तो क्या होता है कि आप भी लोगों को सजेशन देते हो, तो वो बाहरी लोगों के पास आए, आपने सजेशन दिया, उनको लाभ हुआ। तो वृषभ राशि एक बाही राशि है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई चिंता ना करिए, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये राशि बाही राशि, ठीक है। इसके बाद थी गर्भ राशि यानी कि मिथुन, गर्भ राशि मिथुन, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पेट में अपने आप ही आएगी चीजें। एक द्वार में क्या हुआ कि आदमी ने आके बताया, फिर आपको लगा यार ये हनुमान जी की तरह है, उसको शक्तियां बताई कि हाँ भाई तू शक्तिशाली है, उसको समझ में आया। एक वो पूछने जाएंगे, एक होगा गर्भ के अंदर ही अंदर आ जाएगी उसको कि यार 12वीं कक्षा कर ली, अब मुझे लगता है कि मुझे आज शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे कोई फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, मुझे लगता है मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेनी चाहिए, मुझे जो है कुछ ना कुछ कंप्यूटर रिपेयरिंग सीख लेनी चाहिए। तो इसका मतलब उसके मन में आ जाएगी गर्भ राशि, ठीक है ना। मेरे को केतु की दशा चली थी और कन्या राशि में, ठीक है। ज्योतिष तो मैं करता ही था, लेकिन जब गर्भ राशि में, गर्भ राशि का केतु था मेरा, कन्या राशि का, तो जब उसकी दशा चली ना, तो मेरे को अंदर ही अंदर फील आया कि यार मैं अपना यूट्यूब बनाऊं, यूट्यूब करूं, यूट्यूब, जबकि मेरे को इतना नहीं आता था कि यूट्यूब कैसे करेंगे। एक जबकि मुझे ईमेल आईडी तक नहीं आती थी, लेकिन अंदर से आ गई ना कि यार अपन यूट्यूब पे काम करेंगे। उस समय इतना जोर भी नहीं था, यूट्यूब पे काम करेंगे। कुछ लोगों को देखा, फिर लोगों से जानकारी ली, अपने स्टूडेंट्स भी थे छोटे मोटे वहीं पे लोकल थे, उन सब से जानकारी लेते लेते अपने आप चीजों को दे लिया, और एक अच्छा काम कर लिया। लोग भी जुड़ भी गए, बहुत अच्छा आनंद भी आया। तो अंदर से आई, क्यों आई, क्योंकि कन्या राशि में गुरु ग्रह था, उसकी दशा आई, उसने आती लाभ दिया। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये राशियों की स्थितियां है। आप जब परिणाम दोगे ना किसी को, तो आपके सामने आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई लड़का आया कुंडली दिखाने के लिए, और आपने देखा कि यार इसके तो क्या है कि ग्रह मिथुन राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि आप उसको सजेस्ट तो करो, लेकिन उसके पहले उससे निकालवाओ कि वो करना क्या चाहता है। यानी कि वो मान लीजिए आपके पूछने आया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपने देखा कि यार उसे बिजनेस तो करना है, लेकिन
और जब आपने देखा कि यार ये मिथुन राशि में ग्रह बैठा है, इसका मतलब इसके पास प्लान है पहले से, आपसे तो हाँ ना पूछने आया है। तो उससे पूछो कि यार देखो ये प्लान सूट करता है, तुम्हारे को देखो, तुम्हारे को क्या समझ में आ रहा है। तो कह रहा है मुझे ये आता है। उस प्लान को कैलकुलेशन में लेके आओ और कह दो हाँ भाई तुम्हारा सही है, अब तुम करो। तो उससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गर्भ राशि में बैठा ना, उसके खुद के पास प्लान है। बस वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फाइनल डिसीजन लेने आया, हाँ और ना की। तो वो उससे मिलना है, ठीक है ना। और अब बाह्य राशि में इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली है, वो आपसे लेने आया है, अब उसको आप दे दो बस। और द्वार वाला कभी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप खुद पहुंच जाओगे। मान लीजिए आप किसी कुंडली देखने गए, दूसरा एक लड़का आ गया वहां पे बैठ के, उनके रिश्तेदार थे, उसने कहा कि, और आपने कहा लो आओ तेरी भी कुंडली देख देता हूँ, उसकी कुंडली देखे, अरे यार तेरा तो ये फायदा है, तो ये कर ले। जबकि वो बेचारा कुंडली दिखाने नहीं आया था, हमने तो ऐसे ही सजेस्ट कर दिया, उसको लाभ हो गया। वो कहते हैं द्वार राशि, और उसका भाग्य उदय हो गया वहां से। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद होता है अंग। अंग, अब ये आपको समझ गए ना, इसको आपको आज से अपने कैलकुलेशन में उतार लेना। जब आप इनको अपने कैलकुलेशन में उतार लोगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसके बाद देखो, ये आपको कोई भी डाउट होगा ना, इसके ये अभी जो पढ़ा है उससे कोई भी डाउट हो ना, तो अपना डाउट लिख लीजिएगा। अपन क्या करेंगे, इस क्लास में लास्ट में एक Q&A सेशन करेंगे। उस Q&A सेशन के द्वारा अपन जो है इसको पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब समझेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो भी लोग बाहर से यूट्यूब से जुड़े हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जुड़ जाइए, तो इसे आप सारी क्लास मिलती रहेगी। तो उसके बाद आता है अंग। अंग का मतलब क्या है, जैसे जातक को बीमारी होती है, चोट लगती है, लाभ होता है, हानि होती है, ठीक है ना, उसमें बहुत काम आते हैं अंग, ठीक है ना। अंग, अंग का मतलब होता है, जैसे मेष राशि है, ठीक है ना, ये धातु राशि है। अगर आपको कहीं ना कोई कोई ग्रह अशुभ है ना, तो आपको क्या होगा, धातु का मतलब है कंडक्टर फॉर्म, जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, आपका मोबाइल, इंटरनेट, ये आपकी जो चीजें होती है, वो लोहा, घर में अलमारी उलमारी जो भी है। तो आपको घाटा होगा ना, तो क्या होगा, मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह है, तो आपको जैसे चलते ही उपकरण खराब हो गए, चलते ही गाड़ी खराब हो गई, टीवी खराब हो गया, ये खराब हो गए, इस पे नुकसान लग गया। ये चीजें हैं मेष राशि में धातु के ऊपर, ये चीज। अब जैसे वृषभ राशि है, वो क्या है, मूल राशि है। मूल का मतलब हम, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, मूल का मतलब है हमारे घर के जो अनाज है, खाने पीने वाले पेड़ पौधे हैं, साथ में हमारे वस्त्र भी ले लो, वस्त्र भी, सारे कपड़े। तो अगर कोई मान लीजिए नुकसान होना है, तो घर के अंदर अनाज वनाज की चोरी हो जाना, खेतों में अनाज की चोरी हो जाना, दुकान में सामान की चोरी हो जाना, समझिए घर में कोई चीज की चोरी हो जाना, नुकसान हो जाना, जल जाना, ये चीजें दिखाता है मूल पे आया हुआ। अगर कोई वृषभ राशि में, या मूल कौन कौन सी राशि है, वृषभ राशि, सिंह राशि, आपकी जो है वो वृश्चिक राशि, और आपकी जो है वो यहाँ पे कुंभ राशि, ठीक है। ये आपकी क्या है कि मूल राशि होती है। तो इन राशियों में आपको जो है वो नुकसान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मूल का नुकसान, यानी कि कपड़ों का, आपके अनाज का, इनका नुकसान। अब होता है जीव राशि। धरती पे तीन ही चीज है, धातु, मूल और जीव। हम, पूरा का पूरा एटमोस्फियर, प्लस ये खाने पीने की वस्तुएं, तीन ही चीज है जिंदगी में, और कुछ नहीं है। जीव का मतलब है हम। अब अगर कोई जीव राशि में कोई ग्रह खराब है, इसका मतलब बीमारी होने के योग बनेंगे, शरीर पे आएगी, आपको आएगी, आपके रिश्तेदारों को आएगी, ये चीज यहाँ पे होने का योग। तो आपको संभल के रहना है, ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। तो यानी कि ये इस तरह चलता है। अब इन्हीं चीजों को आपको रिपीट हो जाती है, ये चीजें रिपीट हो जाती है, ठीक है। अब एक होती है इनकी उदय अवस्था। अब ये तो हमने देख लिया। अब होती है उदय अवस्था। उदय अवस्था का मतलब क्या है, कि कोई ग्रह जो है ना वो उदय होगा, ऐसे ही नहीं रिजल्ट देता कोई ग्रह। जैसे कि मान लीजिए किसी की दशा है, जैसे हमने अभी टेम्पररी एक कुंडली लगाई, इसमें मान लीजिए कि अभी दशा देखी बुध की। बुध यहाँ पे बैठा है 7 नंबर तुला राशि के अंदर, ठीक है। तुला राशि में बुध बैठा है, यहाँ पे आ जाओ। तुला राशि, तुला राशि के अंदर बुध है, शीर्षोदय राशि। शीर्षोदय का मतलब क्या है, शीर्षोदय का मतलब होता है कि शीर्ष में उदय, कि आते ही उदय होगी, आते ही उदय हो गई, ठीक है ना। तो बुध की ये जो दशा है ना, इसके शुरू के सालों में ये रिजल्ट देगी, आते ही रिजल्ट देगी। और अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रह है वो अगर मेष राशि में बैठा होता, तो पृष्ठोदय, इसका मतलब है पृष्ठ के अंत में, यानी कि आपके वर्ष के अंत में। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई ग्रह की दशा आई, वो जाते जाते रिजल्ट दिख गई। मान लीजिए कि केतु की दशा आई, या सूर्य की दशा आई, या चंद्रमा की दशा आई। चंद्रमा की आई 10 वर्ष की दशा, ठीक है। अब चंद्रमा का अंतिम जो 3 साल था ना, 3 साढ़े 3 साल, उसने जबरदस्त रिजल्ट दिया। बाकी हम ये सोच के बैठे थे कि यार चंद्रमा उच्च का, ये चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है, मंगल भी अच्छा बैठा है, हमें रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये नहीं मिला।
बैठे रहेगा। लास्ट के 3 साल में जबरदस्त रिजल्ट दे दिया, कारण क्या है? वो पृष्ठोदय राशि के अंदर है, तो अंत में रिजल्ट देगा। इसके बाद आता है उभय दो, यानी कि मध्य में। तो कोई ग्रह होता है ना कि आते रिजल्ट नहीं देता है, बीच के अंदर वो गोल्डन पीरियड निकालता है। मैंने कई कुंडलियां देखी, उनमें कहते हैं सर मेरा जो ये बीच का वर्ष था ना इस दशा का, वो बहुत जबरदस्त निकला। अंतिम में कुछ नहीं हुआ, शुरुआत में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच के सालों में बहुत जबरदस्त हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ग्रह उदय, हर राशि का उदय होता है, जैसे होता है ना हमारा भी। आप 60 सती जो देखते हो ना, उसका भी उदय होता है। 60 सती के अंदर क्या होता है आपके, कि पहले सर पे चलती है एक राशि पहले, फिर पेट पे आती है, उसके बाद पैरों पे आती है, पैरों पे आती है तब आपको भगाती है और मजे दिलाती है। तो उसी प्रकार यही उदय है राशियों का। आप जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, आज के बाद आप अपने कैलकुलेशन में इन चीजों को डालना है, इन चीजों को डालना है, उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने की, इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ग्रह जो है उनकी, ये आपकी जो है वो होते हैं इनके महादशाएं, कि कौन सी दशाएं हैं ये। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता देता हूँ, आज अपन क्या और एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है। आज अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आप कुंडली लेते हो ना, आपका कोई भी राशि है, आज आप देखते हो कि आपका शनि का भी गोचर हो रहा है, गुरु का भी गोचर हो रहा है, गुरु का मई मई के अंदर गोचर हो रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे जन्म ताराएं, जन्म ताराएं। ठीक है ना? ये है जन्म तारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जन्म तारा। जो लोग जन्म तारा से फलादेश करेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जन्म तारा। आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि कोई भी ग्रह आपका, पहले देखिए कि जो दशा चल रही है, मान लीजिए कि इस जातक को दशा चल रही है आज की डेट में शनि की। ठीक है। शनि की दशा चल रही है। अब शनि जो है ना वो कहाँ पे बैठा है, शनि यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर बैठा है। ठीक है। और शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर कितने डिग्री का बैठा है, वो हमें देख लेना है यहाँ पे। शनि यहाँ पे 22 डिग्री का बैठा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है शनि का, ठीक है, अब वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जो पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ना, ये आपका होता है गुरु का नक्षत्र। ठीक है। तो वहां पे शनि बैठा है अभी परम तारा में, यानी कि अच्छे में बैठा है। ठीक है ना? यानी इस जातक के लिए अच्छा है, परम तारा बहुत अच्छे होते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि किसी का मंगल के धनिष्ठा में मकर राशि में था, ठीक है ना, उसे पहले जैसे है ना, तो धनिष्ठा में था, है ना, कुंभ राशि में भी आती, तो धनिष्ठा नक्षत्र में था, तो क्या था, डेथ तारा, यानी कि निधन तारा। तो आप अपने फलादेश में ये भी चीज जोड़े, अगर कोई ग्रह निधन तारा में है ना, तो भयंकर अशुभ परिणाम होगा। तो आपने क्या करना है, उच्च नीच को देख लेना है, ग्रह कब रिजल्ट देगा वो देख लेना है, तारा कौन सी है। आज अगर आपको कोई भी दशा चल रही ना, किसी भी जातक को कोई दशा चल रही है ना आज की डेट में, तो आप ये देखिए कि मेरी वो कौन सी दशा किस तारा पे है। आपने ये देख लिया ना कि भाई मेरी ये तारा चल रही है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको क्या देखना है, सिंपल सा, कि आपका चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, कौन सी नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा यहाँ पे देखो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब क्या है, कि जातक का पहला जन्म तारा जो है ना वो शनि की होगी, और शनि के बाद आ जाता है आपका बुध, और बुध के बाद केतु। तो जो तीसरी तारा होती है ना वो अशुभ होती है, तीसरी पांचवी और सातवीं ये 3 तारा अशुभ होती है। तो पहली तारा शनि की, दूसरी बुध की, तीसरी केतु की, चौथी शुक्र की, और उसके बाद पांचवी सूर्य की, और छठी जो है वो आपकी सदन तारा है, वो अच्छी है चंद्रमा की, और आठवीं सातवीं तारा हो जाती है निधन तारा, जो मंगल की है। तो इस तरह से आप अपनी नाम राशि से भी तारा निकाल सकते हैं। जब आप इस तरह से काम करेंगे ना, आपको जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त लाभ। ये एक चीज देख ली। इसके बाद हमें एक और एडवांस की चीज देखनी है, वो क्या है, वो हमें देखना है यहाँ पे, कि आपको, कि आपका जो ग्रह चल रहा है ना, वो गोचर में कहाँ बैठा है, उसके भाव कौन कौन से हैं, गोचर में कहाँ बैठा है। जैसे शनि यहाँ पे बैठा है कुंभ राशि में, और आज की डेट में जातक को दशा चल रही है शनि की, तो शनि को सर्वाष्टक वर्ग में जाके देखना है। ठीक है ना? आपको क्या करना है, सर्वाष्टक, इसका एक पूरा बहुत बड़ा कोर्स होता है, लेकिन आपको आइडिया यहाँ से ही मिल जाएगा। शनि सर्वाष्टक वर्ग में चौथे घर में 35 बिंदु है, इसका मतलब ये दशा मुझे घर भी देगी, घर में रिनोवेशन भी करवाएगी, घर में तोड़ फोड़ भी कराएगी, और घर को, मेरे को नया घर भी देगी। ये मुझे लाभ है। ये मेरे को सुख साधन के लिए गाड़ी भी देगी, ये मुझे धन इकट्ठा करने के लिए मजे मजे भी दिलाएगी। तो आपको सर्वाष्टक वर्ग में, इसके नियम है बहुत सारे, लेकिन मैं ये नियम में क्या है ना, अभी आप जो डेमो क्लास है ना उसमें कंफ्यूजन हो जाते हो, इसलिए अपन सारे नियमों में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक्स है वो बता। अब जैसे मान लीजिए जातक को राहु बुध और मंगल, जैसे शनि के बाद बुध आएगा, बुध नीच का भी है, यहाँ पे 21 पॉइंट है, कम है।
तो आप जब देखोगे ना कि लोग कहते, अब मान लीजिए ये कुंडली आई और किसी ने कह दिया गुरुजी मेरे बच्चे की बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा है। जब आप देखोगे पांचों घर में 21 बिंदु है और जातक को बुध की ही दशा चल रही है, तो भाई तेरे कैसे हो पाएगा, ये बुद्ध कमजोर है। तो बुद्ध को यहाँ पे नीच का है ना, इसका उपाय करना पड़ेगा, इसको बल देना पड़ेगा। जैसे ही उसको उपाय करके बल दे देंगे ना, तो आपको संतान के योग बनेगा, सर्वाष्टक वर्ग के लाभ मिल जाए। इसकी कक्षाएं भी और भी, लेकिन अपन इसके अंदर जो मेन जो प्रयोग कर सकते हैं ना, वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो एक चीज हमने ये देखी। अब हमारे पास स्लाइड शो में क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने अभी जो इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है, जो बेसिकली ये हमने फलादेश के अंदर अभी 4 नियम देखे हैं, उच्च का, नीच का। साथ में हमने देखा आपकी कि ग्रह को किस तरह से धातुओं में डालना है, किस तरह से उसकी स्थिति क्या है, वो चीज। तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमने देखना है यहाँ पे कि आपका जो अष्टक वर्ग और नवतारा, इन चारों पॉइंट्स को अगर आप लगा लेते हो ना, तो आप ये चीज समझिए कि आपको गजब का लाभ होना शुरू, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपकी हो जाती है। तो आज का जो हमारा ये सेशन था ना, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक फायदेमंद होता है।